जो घटनाक्रम देश के अंदर घट रहा है, आखिर पाकिस्तान पे किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है, यह सारी चर्चा हम करेंगे जनरल डीपी वत्स से। जनरल डीपी वत्स के बारे में आप जानते होंगे साथियों, खुद सेना के बहुत बड़े जनरल रहे हैं। इनका पूरा परिवार सेना में है और सबसे बड़ी बात क्या कि सेना की एक बहुत बड़ी कमेटी होती, डिफेंस कमेटी, उसके चेयरमैन भी रहे हैं और उसके सदस्य भी रहे हैं। और इनसे हम जानेंगे कि आखिर वहां पर हालात किस प्रकार के हैं और हमें कैसे बदला लेना चाहिए, क्या होना चाहिए। क्या भारत पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं? क्या यहां पर भी रूस और यूक्रेन की तरह जंग होगी? क्या होगा? सारा मामला हम जानते हैं जनरल साहब से, फौज के जनरल डीपी वत्स जी। नमस्कार जनरल साहब, सबसे पहले आपका स्वागत और राम राम। पुनिया साहब, सबसे पहले तो मैं उन परिवारों के लिए संवेदना जाहिर करता हूं जी, जिन्होंने अपने सदस्य इस टेररिस्ट अटैक में खोए। जी जी, खासकर जिनके पति, जी जी, जिनके बेटे जी, वहां शहीद हुए, बिल्कुल, मैं कहूंगा। कितनी बड़ी घटना देखिए वो विनय नरवाल जी, उनकी मतलब 16 को शादी होती है, वो हनीमून मना लेकर जाते हैं। हाँ, ये मतलब मैं इतनी बड़ी बात है जनरल इसको साहब। मैं कहूंगा टेररिस्ट की कामयाबी। मतलब क्योंकि वो टेररिस्ट अटैक में यही चीजें देखी जाती हैं कि सरप्राइज, यानी अच्छा, एकदम हक्का बक्का दुश्मन रह जाए। अच्छा, वो अनएक्सपेक्टेडली आए जहां उनकी उम्मीद नहीं थी आने की, क्योंकि टेररिस्ट जी, टूरिस्ट पे अटैक कम करते थे। बिल्कुल, गांव बिल्कुल। में हुआ था पहले भी, जी, जी। वो अमरनाथ यात्रा पे हुआ था जी, मगर लेकिन टूरिस्ट पे कम करते थे। टूरिस्ट पे कम करते थे। इस दफा उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली टूरिस्ट पे अटैक किया जी, ताकि कश्मीर की इकोनॉमी जो उभरने लगी थी आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद जी, वो बुरी तरह से प्रभावित हो। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की जनरल साहब की, जो इकोनॉमी है वहां की वो टूरिस्ट पे बहुत डिपेंड करती है। हाँ, 20% टूरिस्ट पे तो कहीं न कहीं हम देखे थे सोची समझी रणनीति नहीं क्या आतंकवादियों की? देखो, मैं आपको बताना कि उनकी इकोनॉमी को ध्वस्त किया। आतंकवादी नहीं, आगे आगे क्वेश्चन और भी आएंगे। ये सारी करतूत पाकिस्तानी सेना की जी, और पाकिस्तानी सेना का जो एक अहम डिपार्टमेंट, मैं उसी पर्सन पे आ रहा हूं जनरल साहब, आपने ठीक कहा। मैं भी यही जानना चाहता हूं और देश की जनता भी जानना चाहती है। जिस प्रकार से घटना हुई है, सारे देश का जो खून खोल उठा है और खोलना भी चाहिए। इस प्रकार की घटना, आप भी किसान परिवार से आते हैं, मैं भी किसान परिवार से आता हूं और आपकी तो 12 सदस्य पूरा परिवार ही फौज के अंदर है। ये जो घटना है ये पाक सेना और आईएसआई की करतूत है, तो उससे कैसे निपटा जाए? की करतूत है। और एक मैं देश को जरूर कहना चाहूंगा, उबलने की और खोलने की अच्छा जरूरत नहीं है। ये घटनाएं इतनी जल्दी बंद नहीं होंगी। अच्छा, ये जब तक पाक सेना उनकी डेमोक्रेसी को डिरेल किए रखेगी और पाक सेना को आईएसआई चलाती रहेगी, तब तक ये उनके वजूद का सवाल है। अच्छा, अगर हिंदुस्तान से हालात सुधर जाए, पाकिस्तान के व्यापार खुल जाए, लोगों का आना जाना शुरू होगा, तो पाक सेना जो एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जी, जहाँ के जनरलों पे एलिगेशन है कि वो अरबों रुपए कमा के विदेश में जाके बस गए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जिन्होंने देश के 2 टुकड़े भी करवा दिए और डेमोक्रेसी को डिरेल करके रखा है जी, तो वो हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी पाक सेना का रोजी रोटी है। अच्छा, अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान के हालात सुधर जाएं तो सेना की अहमियत खत्म हो जाती है। वो उनकी रोजी रोटी के चक्कर में हमारे लोगों की जान क्यों ले रहे जनरल साहब? मैंने कहा उनकी रोजी, बूढ़ा मरे जवान, हत्या से काम। ये टेररिज्म में ये नहीं देखा जाता कि किसकी जान गई किसकी नहीं गई, ये देखा जाता कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका असर क्या होगा पूरी दुनिया के हालात पे, जी जी, और दोनों देशों के हालात पे, और दुश्मन मुल्क में इसकी रिएक्शन क्या होगी। एक बात और देखिए ना, ये क्यों ना हम इसको, मतलब अपने देश पे सामाजिक हमला क्यों ना माने हम इसको? उन्होंने जिस प्रकार से हमारे टूरिस्टों पर, हिंदुओं पे हमला के सामाजिक ताना बना तोड़ने का काम नहीं, उनकी एक चाल है ताकि देश में बदमनी फैल जाए, हिंदुस्तान डिस्टेबलाइज हो, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो। हमने
उनकी इस चाल का शिकार नहीं होना है। क्या गजब बात जैसा कही कि आपने। मैंने बताया कि पाक सेना ने सरेंडर भी हमारे सामने किया 71 वार में। आप उसके बाद भी आज के दिन पाकिस्तानी सेना पाकिस्तानी अवाम के सामने सबसे वीकेस्ट यानी सबसे कमजोर हालत में है। अभी अभी उनके जो सेनाध्यक्ष हैं जनरल मुनीर सैयद मुनीर जी, उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुसलमान वो कभी एक हो ही नहीं सकते। क्या और वो देखिए कहाँ अटैक कर रहे हैं वो। हाँ, और टू नेशन थ्योरी को उन्होंने प्रोपगेट किया है कि जो जिना ने कहा था वो एक सेकंड जिना बनना चाहता है। जी, जबकि हमारे सामने पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बनने की तरफ अग्रसर है। जी, जी, यानी उनकी इकोनॉमी की हालत बहुत ही खराब है। IMF से उनको नोटिस पैसा बिल्कुल मिलते जा रहे हैं। पैसा भी उन्होंने देना बंद कर दिया है पैसा भी देना बंद और कर वो दिया। उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहा है। नोट दैट महंगाई बहुत ही हाई है। पाकिस्तानी रुपये की कीमत हिंदुस्तान के रुपये के मुकाबले में 1/3 है। जी, ठीक कहा। यानी हमारे 33 पैसे का उनका 1 रुपया है। 1 रुपया है। और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत ही खराब हैं। यानी उधर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उधर से पख्तून जो एजेंसी है खैबर पख्तूनख्वा, उधर से बलूच लिबरेशन आर्मी, उधर से सिंध देश की मांग उठी हुई है। ऐसे हालात में पाकिस्तानी फौज के सामने पाकिस्तान पे काबू रखने के लिए हिंदुस्तान से पंगा लेना ही एक जरिया लगता है, जो उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल कर लिया। तो जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया और जिस प्रकार की ये हरकत हुई है, ये हमारी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहलाएगी क्या? बांग्लादेश का सत्ता परिवर्तन और यहाँ जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ, वैसे तो जहां तक टेररिज्म का सवाल है वो तो जम्मू कश्मीर असेंबली पे भी बम फटे हमले हुए हैं। जी जी, चुन चुन के हिंदुस्तान नवाज पॉलिटिशियंस को भी मारा गया है और बिहारी मजदूरों का भी कत्ल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे जो भी बसने की कोशिश करता है उसको भी टारगेट किलिंग्स होती हैं। जी जी, हमने भी काउंटर स्ट्राइक की, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक्स की, बालाकोट किया और इंटरनेशनल लेवल पे भी इनको निपटाया है हमने। जी, इसमें कोई दो रानी इंटरनेशनल लेवल पे कहूंगा कि इस तरह के सेटबैक्स कहते हैं आप, जिसको इंटेलिजेंस फेल्योर कहते हैं, टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म में इस तरह के सेटबैक्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि टेररिज्म नाम ही इस चीज का है कि जहां आप उम्मीद नहीं रखते टेररिस्ट वहीं आएगा। जहां आपको उम्मीद है, जैसे लोग कहते हैं कि हमें एकदम उड़ी टाइप स्ट्राइक करनी चाहिए या बालाकोट टाइप करना चाहिए। मैं बीच में एक सवाल ले लेता हूं ताकि दर्शकों की चीजें अच्छे समझ में आए। देखिए, आप कश्मीर में आपने पोस्टिंग रही है आपकी, आप ड्यूटी करके हैं, आप कश्मीर की जो पृष्ठभूमि है उससे अच्छे से वाकिफ हैं, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए फिर? वो हम आएंगे उस पर कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आपने कहा, हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी, जी जी, हमारी हुकूमत को, हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसको ये समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई हमारी वहां के लोकल लोगों से नहीं है, ये लड़ाई हमारी पाकिस्तान आर्मी से है। आर्मी से, अच्छा। और पाकिस्तान आर्मी से अगर लड़ाई है, किसी भी विदेशी ताकत से लड़ाई है, तो उसका पुलिस मुकाबला नहीं कर सकती जी, उसका फिर फौज ही मुकाबला करेगी। हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी फोर्सेस जिसको हम पुलिस कहते हैं, स्टेट पुलिस और फौज, उसकी तालमेल होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर उस तालमेल में अपर हैंड सेना का होना चाहिए। अगर विदेशी सेना को काबू रखना है तो, अच्छा, तो ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट को समझना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से है। जी जी जी, तो इसमें सेना को अपर हैंड देना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट भी है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट मणिपुर में भी था, ईस्टर्न सेक्टर में भी था। जी जी, जब उसको विड्रा किया जाता है या रिलैक्सेशन दी जाती है, तो दुश्मन टेररिस्ट एक्शन करा देता है। जी, जी, हमारी कमजोरियों का फायदा उठा के। अब ये तो हम कह दें कि भाई थोड़ा कायराना हमला है, कायराना नहीं है, वो अपने एक्शन में अपना टारगेट अचीव करने में कामयाब हो गए। जी जी, पब्लिक को डिमोरलाइज करने में, कश्मीर की इकोनॉमी को अफेक्ट करने में, और लोगों को ये दिखाने में कि देखो
आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जी जी। हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है या तीसरी बड़ी ताकत है, मगर हमने हार्ट ऑफ टूरिज्म में जाके टेररिज्म कर दिया। अच्छा अच्छा, ये संदेश देना चाहते हैं? हाँ, तो इसमें मैं ये कहूंगा कि सेना को फ्री हैंड दे। फ्री हैंड दे। हाँ, तो जो सेना को फ्री हैंड देने की बात आप जनरल साहब कह रहे हैं, जिस प्रकार से बार बार पाकिस्तान उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, जिस प्रकार से वो अटैक कर रहा है, आप जितने भी देखेंगे हिंदुस्तान में अटैक हुए हैं उनमें इनका रोल रहा है। तो क्या ना माने, जो खस्ता हाल पाकिस्तान है वो ये चाहता कि यहां पर यूक्रेन और रूस जैसे हालात हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मुल्कों को चाहते हैं। इकोनॉमिकली पाकिस्तान लड़ाई सस्टेन नहीं कर सकता, न स्टैंड कर सकता। अच्छा। क्योंकि आजकल लड़ाई टोटल होती है, वो खेत में भी लड़ी जाती है, वो इंडस्ट्री में भी लड़ी जाती है। उसके लिए ठीक माली हालत होना बहुत जरूरी है। जी जी। उस हालत में पाकिस्तान नहीं है। अच्छा। तो पाकिस्तान फुल फ्लेज्ड वार नहीं लड़ेगा। पाकिस्तान इस तरह की टेररिस्ट हरकतें करता रहेगा। तो फिर हमने अटैक कर देना चाहिए उन पे, हम क्यों बर्दाश्त करें? मैंने कहा कि हम भी एंटी टेररिस्ट एक्शन करें। उसको अच्छा। फुल फ्लेज्ड अटैक तो मैं नहीं कहूंगा। अटैक तो दो एटमी ताकतों में अगर लड़ाई होगी तो फिर उसमें बहुत बड़ा भारी नुकसान हो जाता है जो किसी के काबू नहीं रहता। अच्छा। इसमें इस लड़ाई का जवाब इसी तरह की लड़ाई से देना पड़ेगा। अच्छा। एक टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, हाइब्रिड वारफेयर, वो एक अलग से स्पेशलिटी है। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के भी, तो हमें मुंह तोड़ जवाब तो देना चाहिए। मैंने कहा पाकिस्तान के भी वीक पॉइंट्स हैं। किसी प्रकार से जो भी उनके वीक पॉइंट हैं, वीक पॉइंट है उनका खैबर पख्तूनख्वा, जो भी उनकी कमजोर कड़ियां हैं। इमरान खान की पार्टी की हुकूमत है। जी जी। इमरान खान ने ललकारा है पाकिस्तान की फौज को। जी बिल्कुल। ये देश को, यानी देश के लिए फौज होती है या फौज के लिए देश है। सही बात, कितनी बड़ी बात है। हाँ, फौजी एस्टेब्लिशमेंट्स पे भी हमले हुए हैं वहां पे। जी जी। साथ में पूरी, अगर आप पाकिस्तान सोशल मीडिया देखो तो वहां के आर्मी चीफ की जो स्पीच है, जिसने कहा कि हिंदू और मुसलमान वो कभी एक हो ही नहीं सकते, जी अलग अलग हैं। कभी वहां के टेररिस्ट गजवाए हिंद की बात करते हैं। जी। तो वहां की पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे भी बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है, उसकी बड़ी तनकीद हुई है। और उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने ये पहलगाम कराया। तो एक उनका वीक पॉइंट यानी वीक डेमोक्रेसी। जी। उनका वीक पॉइंट पीटीआई, जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी। उनका वीक पॉइंट बलूचिस्तान में आजादी की मुहिम, जी, जहां बलूच लिबरेशन आर्मी ने उनके नानी याद दिलाई हुई है। और सिंध में भी सेपरेटिज्म नहीं कहूंगा, ये सिंध के उमड़ते हुए बादल, ऐसे अंदरूनी हालात और फिर पाकिस्तान की खस्ता हालत। जी जी। तो हम ये कहते हैं हमें घबरा के कोई भी नी जरक एक्शन करने की जरूरत नहीं। अच्छा। हम पाकिस्तान की टूटने में मदद करें, टूटने में मदद करें। हाँ, वो तो आपने दो बांग्लादेश को तोड़ा, कि इसमें नो बालाकोट, नो उड़ी। हम ये कहते हैं वो खुद कमजोर है अंदर से, वो टूट रहा है, टूटते वक्त ऐसी हरकतें कर रहा है, हम उसकी मदद करें। आप ये कह रहे कि जब वो दिए की ज्वाला बुझती है ना, तो बुझने से पहले फड़फड़ाती है, नहीं तो फड़फड़ा रहा है। मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान बनाई एंटी हिंदू और एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स की वजह से। अच्छा। जब तक यहाँ की सेना और ये बरकरार रहेंगे तब तक ये जिहाद चलता रहेगा, ये लड़ाई चलती रहेगी। जी जी। और हिंदुस्तान एज सच हालात ऐसे हैं कि हम चारों तरफ से ही दुश्मनों से घिरे हुए हैं। मगर हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी पॉपुलेशन। हम इजराइल नहीं है जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। जी जी। हमारी पॉपुलेशन तो दुनिया में सबसे ज्यादा है। जी जी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम 75 साल से 60 के करीब इंसर्जेंसीज हमने लड़ी हैं जी, और कुछ इंसर्जेंसियां शांत भी हो गई हैं। अच्छा। मगर आईएसआई और जो ताकतें हिंदुस्तान को ताकतवर नहीं चाहती, वो इसको बार बार उभारने की कोशिश भी करते रहेंगे। अच्छा। और करते रहे हैं। उसमें इस जंग के लिए हमें गाफिल होने की जरूरत नहीं। अच्छा। जिसको आपने इंटेलिजेंस फेल्योर कहा, मैं इसको गफलत कहूंगा, क्योंकि ये गफलत इंटेलिजेंस की कई दफा हुई है। शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल कर दिया गया बांग्लादेश में 15 अगस्त के दिन। इंदिरा गांधी जब पावर में थी, वो भी इंटेलिजेंस फेल्योर थी। करगिल हुआ। तो हमें और मुस्तैद और सावधान होना पड़ेगा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और मुस्तैद करना पड़ेगा। जी जी जी। मगर ऐसी बातें
या इस तरह के इंसिडेंट्स फ्यूचर में भी गारंटी नहीं दी जा सकती। अच्छा, तो देश यानी कि महसूस तो होता है, चाहे गलवान हुआ, चाहे पहलगाम हुआ, चाहे पुलवामा हुआ, चाहे करगिल हुआ, वो देश में एक जहती लाते हैं, देशभक्ति की भावना जागृत करते हैं। मगर मैं ये कहूंगा देश को घबराने की इससे जो हमारी युवा पीढ़ी है विशेषकर, वो ये सोचती है कि एक ऐसा दौर था, हमने पाकिस्तान की ज्यादातर सेना को बंदी बना लिया था, 91,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। हम इतनी ताकतवर सेना है, तो फिर क्यों ना हम बड़ी कार्रवाई करें उन पर। उस वक्त में और इस वक्त में चेंज है, अच्छा, तब्दीली है। कैसे? वो दुश्मन हमारे से चारों तरफ से घिरा हुआ था। अच्छा, बांग्लादेश में उनकी हवाई सेना को बर्बाद कर दिया था पहले। अच्छा, नेवी को भी फेल कर दिया गया था और वहां उनकी हार निश्चित थी। और हम दोनों ताकतें नॉन न्यूक्लियर ताकतें थी। अच्छा, यानी न्यूक्लियर पावर्ड नेशन नहीं थे उस वक्त। अच्छा, तो वो एक शानदार इंटरनेशनली मैनेज्ड वार था, जिसमें वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर हुआ जी। और हमारी फतेह हुई। उसके बाद हमने तो अपनी ताकत बढ़ाई है, मगर दुश्मन भी अपनी ताकत बढ़ाता रहा है। उसके बाद चाइना एक नया आयाम आ गया। अब चाइना मैं कहूंगा नंबर 3 नहीं, नंबर 2 ताकत। यू आर राइट। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ऐसे इंटरनेशनल हालात में अब फ्रंटल लड़ाई तो यूक्रेन और रूस की चल रही है। जी बिल्कुल। मैं कहूंगा लाखों लोग दोनों तरफ से मर चुके और हल नहीं निकला अभी तक, कुछ हल नहीं निकला। 3 साल से लड़ाई भी चल रही। बिल्कुल सही बात है। तो और दोनों देश कमजोर भी हो चुके हैं, कमजोर हो गए। रूस तो पहले नंबर की ताकत था। बिल्कुल। और रूस अपना न्यूक्लियर ऑप्शन यूज भी नहीं कर सकता। हाँ, तो ये इंटेलिजेंटली लड़ने की वार होगी। अच्छा, जो कंटिन्यूअस चलती रहेगी। जी। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना और ISI को कैसे कमजोर किया जाए। सही कहा। उसकी डेमोक्रेटिक मूवमेंट को हमने थापी लगानी। अब देश की अधिकतर आबादी ये सोच रही है कि आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सीना 56 इंच का है और बहुत ही ताकतवर, और कहा भी था मोदी ने कि हम आंखों में आंखें मिलाकर बात करते हैं। तो क्या अब आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं करनी चाहिए? दूसरा, देखिए जिस प्रकार से बीजेपी की जो राजनीति रही है, वो राष्ट्रवाद सबसे ऊपर रहता है। तो अब ये राष्ट्रवाद पर आघात नहीं माने क्या हम इनको? मैंने कहा ये एक टेम्परेरी सेटबैक है। 56 इसका चिन्ह तो रहेगा जी कि इस हालात में पाकिस्तान को भेज दिया। यानी आज के दिन जो उनके हालात हैं, ये तो एक डेस्परेट एक्शन है। मगर मैं इसमें दुश्मन की एक कामयाबी जरूर मानता हूँ कि मोदी जी ने अपना टूर जो है विजिट सऊदी अरेबिया की, वो बीच में ही छोड़नी पड़ी। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि उन्होंने जारी बीच में इसमें एक चीज और ले लीजिए जनरल साहब, विपक्षी दलों का, विशेषकर कांग्रेस पार्टी का, उनका कहना कि बीजेपी सरकार का फेल्योर है ये। जो बीजेपी सरकार कहती है कि चीजें हमारे कंट्रोल में है, वहां पर धारा 370 को तोड़ा गया, वहां पर अनेक प्रकार की चीजें की गई बीजेपी द्वारा। जब बीजेपी इतना बड़ा मूवमेंट कर सकती है, तो अब मतलब क्यों घटनाएं घट रही है? वो कह रहे फेल्योर है बीजेपी। मैंने कहा ना कि जब तक पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस है, पाकिस्तान तो कांग्रेस ने ही बनाया था ना जी। कश्मीर प्रॉब्लम तो कांग्रेस की दी हुई प्रॉब्लम है। तिब्बत प्रॉब्लम या चाइना प्रॉब्लम तो कांग्रेस की दी हुई प्रॉब्लम है। अच्छा, देश जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, ये भी कांग्रेस की देन है। अच्छा, मगर इसमें कांग्रेस बीजेपी का इंटरनेशनल हालात में सवाल नहीं पैदा होना चाहिए। अच्छा, वहां सवाल देश का होना चाहिए। जब इंडिया को डिफेंड करना था यूएनओ में, तो नरसिम्हा राव जी ने वाजपेयी को भेजा था। क्या बात, कितना अच्छा एग्जांपल दिया आपने। हाँ, तो यहाँ पे जब ये हमारे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी का सवाल है, आर्म फोर्सेस का सवाल है, सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है, वहां बीजेपी और कांग्रेस या जो भी अपोजिशन है, वो पूरे देश ने एक ही आवाज उठानी चाहिए। एक ही लीडर के नीचे आगे एक मुत्तहद होके आगे बढ़ना चाहिए, टेररिज्म से लड़ना चाहिए, बजाय कि आपने ये किया, आपने ये किया, जिस प्रकार नरसिम्हा महाराज जी ने किया था। हाँ, मतलब वो चीज जिस प्रकार से नरसिम्हा महाराज जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था। तो मैं ये कहूंगा कि नीजर या एकदम इमोशनल एक्शन की बजाय सोच समझ के एक्शन। हाँ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और जी सतर्क रहना पड़ेगा, यानी गफलत में नहीं रह सकते हम। फिर भी मैं तो इमीडिएटली तो सबको ये सतर्क करूंगा कि ऐसा अटैक और जगह भी आ सकता है। दुश्मन ने प्लान किया होगा तो 3-4 तो कम से कम प्लान किए होंगे। उस चीज पे हम आएंगे जनरल साहब।
एक कांग्रेस ये कह रही कि बीजेपी सीरियस नहीं ले रही, क्या नहीं ले रही बीजेपी सीरियस? इससे सीरियस और क्या होगा? आर्टिकल 370 धारा 35A को रिमूव कर दिया गया है। देश की ताकत बढ़ा रहे हैं हम, यानी कि हथियार पैदा भी कर रहे हैं, हथियार बेच भी रहे हैं, हथियार खरीद भी रहे हैं। तो देश की सिक्योरिटी को तो सीरियसली तो कोई भी गवर्नमेंट होगी उसको लेना ही पड़ेगा। मोदी जी विदेश दौरा छोड़ के आगे, जो मैंने कहा उसमें मैं कहता हूं उनका विदेशी दौरा छुड़वाना एक दुश्मन की कामयाबी है। अच्छा, मैं तो, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, नॉट पार्टी ओपिनियन। जी जी। मगर एक नेता को, एक रहनुमा को आवाम की सेंटीमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है। जी जी। इसलिए अमित शाह जी गए हैं कश्मीर, मोदी जी दौरा छोड़ के आगे, क्योंकि हमारे 27 आदमी मरे हैं। जी जी। एक बिग टेररिस्ट घटना हुई है, बिल्कुल, बहुत बड़ी उसमें घटना। फिर ये लोग यूं कहेंगे अपोजिशन वाले कि वो विदेश में रंगरलियां मना रहे हैं, हालांकि रंगरलियों वाले आदमी नहीं है। जी जी जी। तो मगर इसके बोथ साइड्स हैं। इफ वैसे मैं कहता हूं कि उनका विदेशी दौरा छुड़वाना या यहाँ पे जैसी वो अपने विदेशी अमेरिकन उपराष्ट्रपति आए हुए हैं, जी जी, उस टाइम पे हमला करना, उस टाइम पे हमला करना, मोदी जी का विदेश जाना, ये सब वेल टाइम्ड है। जी जी जी। आईएसआई में एक इंडिया के लिए चुनाव टाइम है, ये अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। उनका काम ही है कि हिंदुस्तान को कैसे डिस्टेबलाइज करें। अच्छा, तो स्पेशल एक डिपार्टमेंट बना रखा। हाँ, अच्छा। तो ये अमेरिकन उपराष्ट्रपति की विजिट, क्योंकि उनकी वाइफ भी हिंदू है, बिल्कुल, वो भी प्रो इंडिया है। यस यस। मोदी जी का विदेश जाना, ये सब वेल टाइम्ड है। जी जी जी। तो इस हमले में उनकी टेम्परेरी कामयाबी तो है, जो वो अचीव करना चाहते थे। जी जी जी। एक खलबली पैदा करना, मगर हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। एक दहशत का माहौल क्रिएट करना। हाँ, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। उनके बड़ी बड़ी खलबली होती है, वहां तो ट्रेन ही हाईजैक होगी और पूरे पंजाबी सैनिकों को उन्होंने मार डाला। जी जी। वहां तो इतनी बड़ी दहशत गर्दी है कि 70-100 आदमी मारे जाते हैं। जी, सही कहा। जब मस्जिदों में, शिया मस्जिदों में बम बड़े रोज होते हैं वहां पर। हाँ, वहां डूरंड लाइन का अफगानिस्तान के साथ उनका बड़ा झगड़ा है, छोटा नहीं है। बिल्कुल। वहां तो 50 लाख अफगान रिफ्यूजीज उनके मुल्क में बैठे हैं। ठीक कहा आपने। तो वो मुल्क तो टूटने के कगार पे है, हमें नहीं घबराना चाहिए। अच्छा। ये उनका डेस्परेट एक्शन है, एक बड़ा हतोत्साह स्थिति में हड़बड़ाहट दिखा रहे हैं, हड़बड़ाहट का एक एक्शन है, पर हमें उनको लाइटली भी नहीं लेना। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर इन चीजों पर बोलते हैं, देश की डेमोक्रेसी पर बोलते हैं, देश की संस्थाओं पर बोलते हैं, इससे देश को मजबूती मिलती है क्या? राहुल गांधी के बारे में मैं ज्यादा कमेंट यूं नहीं करूंगा कि वो बगैर सोचे समझे बोलते हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये अपना ख्याल रखना चाहिए कि एक वो बहुत बड़ी पार्टी जी के अपोजिशन के नेता है, सबसे पुरानी पार्टी के, सबसे पुरानी पार्टी जी, एक बड़े खानदान से भी ताल्लुक रखते हैं, Yes. जिसने 3 प्रधानमंत्री दिए। यू आर राइट। उनको जो भी बोले देश हित में सोच के बोलना, जी 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 कि वो पहले देश का हित सर्वोपरि रख के फिर अपना बयान दें। जी जी। बस इतना ही कहूं। आखिरी सवाल जनरल साहब, आप डिफेंस कमेटी के मेंबर भी रहे, चेयरमैन भी रहे, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता इन सारे विषयों के बारे में। ये जो बीमारी है, जो पाकिस्तान ने एक बीमारी पैदा कर दी, आतंकवाद की बीमारी, इस प्रकार के जो भी इश्यूज होते हैं उनको डिफेंस कमेटी में किस प्रकार से डील किया जाता है, किस प्रकार से आप लोग चर्चा करते हैं? युवा पीढ़ी जानना चाहती है विशेष। डिफेंस कमेटी का तो यही है कि डिफेंस ऑफ इंडिया को कैसे कारगर रखा जाए, अच्छा, डिफेंस बजट का कैसे उसका ठीक से इस्तेमाल हो, और पार्लियामेंट, मिनी पार्लियामेंट को बताया जाए। सेना बताती है, यानी मिलिट्री, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आ गए, कि क्या स्टेटस है, क्या कमियां हैं, और अच्छा, उन कमियों को कैसे पूरा किया जाए। देश के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट दुश्मन के मदरसों में, दुश्मन के टेररिस्ट कैंप में उनको काफरों के खिलाफ भड़काया जाता है। काफिर की डेफिनेशन भी गलत बताई जाती है। क्या डेफिनेशन है? हमारे नॉन बिलीवर वो कहते हैं जो अल्लाह में विश्वास ना रखे। अच्छा, वो तो हम भगवान में विश्वास रखते हैं बिल्कुल। कोई अल्लाह कह देता है, कोई भगवान कहता है, जी, कोई जी, रब कहता है, जी, कोई सही वागुरु कहता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक अलग बात है। तो वो हमारे काफिर कैसे हुए? मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी सबसे बड़ी दुनिया में यूथ पावर है। उन यूथ को पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, राष्ट्र प्रथम, यस, नेशन फर्स्ट, यस,
और उनकी हरेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। जी जी जी। बजाय एजिटेशनलिस्ट अप्रोच की बजाय, यानी कि उनको आंदोलन जीवी की बजाय राष्ट्रजीवी बनाना चाहिए। जी जी, सही कहा। हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज महसूस करें। देश को घबराने की जरूरत नहीं। हम दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पावर, सबसे बड़ी मैन पावर, और मैं कहूंगा सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी। हाँ, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। घबराए पाकिस्तान, घबराए पाकिस्तान, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार की यह घटना हुई है, जिस प्रकार से टूरिस्टों को चुन चुन कर, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है, क्या अब हमारे जो टूरिस्ट भाई वहां पर जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, और विशेषकर अब गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो वहां पर लोग जाना बंद नहीं कर देंगे क्या? और पाकिस्तान यही चाहता है। यही चाहता है पाकिस्तान। इसके लिए आप क्या कहें? उसमें मैंने कहा कि सिक्योरिटी बढ़ाएं, सिक्योरिटी बढ़ाएं जी। सिक्योरिटी में जैसे मैंने कहा, सेना को अपर हैंड दो, ठीक है, शांत करके देते हैं जी, फिर विड्रा कर लिया जाता है, फिर अशांत हो जाता है। तो ये इस इंसिडेंट से घबराने की जरूरत नहीं। इंटेलिजेंस बीफ अप की जाए और सिक्योरिटी बीफ अप की जाए। सेना, अर्धसैनिक बल और स्टेट पुलिस, इसके तालमेल को बनाया जाए, जिसमें सेना का अपर हैंड हो। सेना का अपर हैंड हो। हाँ जी। सबसे बड़ा सवाल, क्या वहां पर जिस प्रकार से अब्दुल्ला की सरकार आई है, उसके बाद इस तरह की चीजें बढ़ी है क्या? देश जानना चाहता है। अब्दुल्ला की सरकार के बाद तो देखो, ये 2-3 घटनाएं तो इस जम्मू डिवीजन में हुई हैं। जी जी, जहां पर बहुत कम होती वगैरह, और एक ये बड़ी घटना हुई है। अब अब्दुल्ला की सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से डेमोक्रेसी में ये लिमिटेशन है कि इलेक्शन कराना पड़े। इंटेलिजेंस एजेंसीज की तो रिकमेंडेशन नहीं थी इलेक्शन कराने की। उनकी क्या रिपोर्ट? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने थोप दिया इलेक्शन। जी जी। अब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर देना, उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं, क्योंकि टेररिस्ट की डिक्शनरी में डेमोक्रेटिक मींस एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा। हाँ, तो इसलिए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो हमारे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और वो करे। फॉर द टाइम बीइंग तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं यही कहूंगा। वो तो एक फार फेस्ट डिसीजन हो जाते हैं हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन जी, मगर फॉर द टाइम बीइंग घबराने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी को भी बीफ अप किया जाए जी जी, और ऐसा हमला दोबारा कहीं हो जाए उसके लिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। जी जी जी। पाकिस्तान की कमजोरियों पर नजर रखें जी। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जी हाँ, पीओके, वहां के लोग भी अब इंडिया में मिलना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो जब इधर की तरक्की देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल देखते हैं रेल का, जी जी, कश्मीर में खुशहाली देखते हैं, तो उनकी कोशिश है कि वो इंडिया वाले कश्मीर से मिले। तो ये इस सिचुएशन को भी हमने ध्यान में रखना चाहिए, और हमें कोशिश ये कहनी चाहिए कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको मिलाने पर विचार करना चाहिए, उसको लेने की कोशिश तो है। हमने पार्लियामेंट में पास कर रखा है जी कि वो ऑक्युपाइड है और हम उसको मिलाएंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है साथियों, जैसे जनरल साहब ने कहा कि देखिए हमें डिफेंस के साथ अट्रैक्टिव मोड पर भी काम करना चाहिए, और अट्रैक्टिव मोड यही है कि हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करनी चाहिए। वो बात करें हमारे वाले कश्मीर की नहीं, हम बात करेंगे पीओके की, तब जाकर पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। तो साथियों, हमने बात की जनरल डीपी वत्स से, और जनरल डीपी वत्स के बारे में मैं पुराने वीडियो में आपको बता चुका हूं। सारा का सारा परिवार इनका आर्मी में है, और इनसे ज्यादा बेहतर वहां की कंडीशन कोई और नहीं जान सकता। लंबे समय तक सेना में रहे हैं और कश्मीर के अंदर पॉजिटिव भी रहे। जिस प्रकार से इन्होंने चीजों को डील किया और जिस प्रकार से इन्होंने घटना पर प्रकाश डाला, इससे साफ संकेत ये जाता है कि पाकिस्तान चाहता है कि हम कश्मीर को अलग थलग कर दें, और अलग थलग कश्मीर पाकिस्तान के हित में है। हमें वहां जाना भी चाहिए, हमारे टूरिस्टों को नहीं घबराना चाहिए। जो घटना घटी है वो वाकई में निंदनीय है, लेकिन वहां सेना और पुलिस का तालमेल, जिस प्रकार से जनरल साहब ने कहा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे कि जो हमारे टूरिस्ट जा रहे हैं वो सुरक्षित रहे। अगर वहां लोगों की जान जाएगी तो कौन जाएगा, इसलिए उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, और हमें इन चीजों को अलग चश्मे से और अलग एंगल से देखना चाहिए। पाकिस्तान तो चाहता ही यही है कि कश्मीर अलग थलग हो जाए, और हमें उनकी जो सोच है उसको कामयाब नहीं होने देना है।
तो साथियों, ये हमारी चर्चा आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट लिखें। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।